हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जनवरी मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जेई इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम। ठीक है, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सॉल्यूशन बोथ बाय मास। ठीक है, और बोला है द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। ओके, पेरेंटेज हो गया, ये परसेंटेज होना चाहिए था। चल, खैर कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पेन एक बार वापस से अच्छे से चेक कर लो, ये अच्छा रहेगा। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास दो सॉल्यूशन बनाया है। एक है आपके पास 200 ग्राम का जो कि है 25%। ठीक है, और दूसरा है आपके पास 500 ग्राम का और वो है आपके पास 40% सॉल्यूशन। ठीक, मतलब आपके पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितना है, 5 और 2 700 ग्राम। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। बट उसमें से ये बोला है कि उसमें से 25% आपका एक सॉल्यूट है और 500 ग्राम का एक 40% आपके पास क्या है, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो पहले तो 200 है, उसका 25% निकालो। ठीक है, और फिर आपको निकालना पड़ेगा 500 का 40%। 200 का 25 कितना होगा, 50 होगा, और 40% 500 का कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, जैसे इन दोनों को प्लस करोगे आपके पास आएगा 250, जो कि ये आपके पास आएगा मास का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि मास परसेंटेज फाइंड करना है, तो एक्चुअली में आपके पास सॉल्यूशन का मास कितना है, तो 250। टोटल मास कितना है, 700। बस उसके परसेंटेज निकाल लो, तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ शुगर। ठीक है, तो वो आपके पास कितना होने वाला है, तो वो है आपके पास 250 अपॉन 700 इंटू 100। ठीक है, जैसे आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो दो जीरो से दो जीरो चला जाएगा, और 2250 अपॉन 7 करोगे तो नियरली आता है 35.7 के आसपास। ये एक्चुअल नियरली होगा 36%। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है बॉम्बे 36। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला है 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज कंप्लीटली रिएक्ट विथ 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज। खैर, यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, देखो जरा देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आपके पास एक प्रोपेन है जो कि होता है C3H8। दूसरा है आपके पास O2। उसको जब आप रिएक्ट करोगे तो बनेगा 3CO2 प्लस 4H2O। यहाँ से 3 6 और 4 10 होता है, तो 5O2 है। इसका जो मोलिकुलर मास है वो होता है आपके पास 44। 5O2 का मोलिकुलर मास होता है 160। ठीक है, और 3 ऑफ CO2 इसका मास कितना होगा, तो वो होता है नियरली 132 के आसपास। ओके, और ये होता है 72 ग्राम के आसपास, ये उसके मोलिकुलर मास है। ठीक, आपको दिया है एक 100 ग्राम और एक 1000 ग्राम। खैर, यहाँ पर 100 ग्राम पुट करोगे तो फिर आपको ये ऑक्सीजन कितना चाहिए, क्योंकि पहले आपको एल आर फाइंड करना है कि एल आर कौन है जो कि टोटल यूज हो जाएगा। ठीक है, देखो जब आप यहाँ पर यूज कर एल आर इसे मल्टीप्लाई करोगे कि 100 × 160 अपॉन 44। ठीक है, तो वो नियरली कितना आता है, 44 से आप कर लो तो यूज हो जाएगा नियरली 363.6 के आसपास। ठीक है, जो कि आपको इतना चाहिए 100 ग्राम के लिए ऑक्सीजन। बट आपके पास है कितना, 1000 ग्राम। मतलब कि यहाँ पर टोटली प्रोपेन जो है वो यूज हो जाएगा, है ना। तो प्रोपेन आपका क्या है, एल आर। तो खैर, जब आप लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे तब आपको ये एल आर जो है प्रोपेन, वो सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टोटली यूज हो गया है। तो फिर आपके पास सॉल्यूशन में क्या होगा, 5O2 3CO2 एंड 4H2O। तो एक्चुअली में आपको ये चेक करना है कि ये ऑक्सीजन कितना यूज हो गया होगा। तो देखो,
1000 में से इतना तो यूज हो गया है 363.6, तो बाकी कितना बचा है ना, तो अनयूज्ड ऑक्सीजन जो कि है 1000 माइनस 363.6, जो कि आपके पास होगा 636.6 के आसपास, सॉरी 3 के आसपास। ठीक है, फिर जो लिमिट में था उसे के हिसाब से इसके मास फाइंड करने हैं। तो 44 से 132 है तो 1000 से कितना हो जाएगा, तो ये नियरली आता है 300 ग्राम। और फिर 44 से 72 है तो 100 से कितना हो जाएगा, तो ये नियरली आता है 163.6 के आसपास। तो देखो ये आपके उसके अलग अलग मास मिल गए, ये आपका ऑक्सीजन का मास है, ये आपका CO2 का मास है, और ये है आपके पास H2O का मास। ठीक है, तो पहले तो आपको मोल फाइंड करना है। तो मोल्स ऑफ O2 जो कि कितना होगा 636.3 अपॉन O2 लेना है तो 32 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपको नियरली मोल आएंगे 19.89 के आसपास। अब आप मोल्स ऑफ CO2 निकालो जो कि 300 होगा, और उसको 44 से डिवाइड करो, नियरली होगा 6.81 के आसपास। और आप लोग निकालो मोल ऑफ H2O जो कि टोटल मास कितना है 163.6, और उसको आप 18 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, वो नियरली आएगा 9.08 के आसपास। ठीक है, बस आपको किसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, CO2 के। X ऑफ CO2 इज इक्वल टू N ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? N ऑफ CO2, तो CO2 के मोल कितने हैं 6.81, और जब इन सब का एडिशन करोगे तो टोटल मोल्स आपके पास आएंगे निकल के 35.78, जो कि इक्वल टू होता है 0.190 के आसपास। ठीक है, तो ये आपके किसके मोल है, यस CO2 के मोल फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनने वाला है, सी बनने वाला है। ध्यान रखना, जो लिमिट में होगा वो टोटल यूज हो जाएगा, तो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं या तो फिर जो अनयूज है वही आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। देखो 3 में क्या बोला गया है। तो 3 में बोला गया है कि जो 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है is mixed with excess of hydrogen gas and found 20 liter of ammonia is produced। देखो आपको ये चेक करना है कि 20 लीटर जब एमोनिया प्रोड्यूस होता है तब नाइट्रोजन कितना यूज होगा। तो बाद में पूछा अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी, मतलब ये अनयूज्ड नाइट्रोजन कितना बचा होगा। ठीक है, चलो इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखो जगह यहाँ पे बना ही लेते हैं, हो गई है। देखो नाइट्रोजन की एमोनिया की फॉर्मेशन के लिए N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3 होता है। ठीक है, चलो ये 1 लीटर से कितना होता है 3 लीटर, और आपको देता है 2 लीटर। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे टोटल कितना मिल रहा है 20 लीटर। ओके, तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं ये 1 लीटर लूँ तो मेरे को ये अमोनिया कितना मिलता है 2 लीटर। तो 20 लीटर जब अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो नाइट्रोजन कितना यूज हुआ होगा, तो 20 अपॉन क्या कर दो, हाँ 2 कर दो ना, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, आपके पास नाइट्रोजन है 56 लीटर, तो टोटल 56 था, 20 लीटर एमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए उसमें से 10 लीटर यूज हो गया, तो टोटल अब कितना बचा है 46 लीटर, जो कि आपके पास अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस कितना होगा 46 लीटर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला है अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ पे करना ना, ये क्या है बॉन्ड लेंथ है कि बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। तो देखो एनओ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको शॉर्टकट पता है ना। तो एनओ में होते हैं टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, जो कि उसका बॉन्ड लेंथ होता है 2.5। ठीक है, O2 में होता है 16, मतलब कितना होगा
O2 में होता है 2, ठीक है। NO+ कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 3, और NO- जो कि होता है 16, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, ठीक है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। आई होप आपको समझ में आ गया। बॉम्बे आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पूछा है कंपाउंड ऑफ द जेनॉन विद जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। देखो एक आपके पास XCO3 कंपाउंड है, XCO2 कंपाउंड है, ठीक है। एक XCOF4 है और एक है XCF4, ठीक। देखो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर बना है जीरो डायपोल मोमेंट में, वो है आपका XCF4। खैर आप लोगों को एग्जाम्पल याद ही होगा कि जेनॉन कहाँ पर, मतलब उसका डायपोल मोमेंट जीरो कहाँ पर होता है, XCF4 में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगर हम लोग चेक करें तो पूछा है अमंग द फॉलोइंग क्लोरो कंपाउंड हैविंग लोवेस्ट डायपोल मोमेंट, लोवेस्ट डायपोल मोमेंट किस में होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक करते हैं कि किस में होता है। ओके, मैं ये निकाल दूँ, थोड़ी सी जगह बना लेनी चाहिए, ठीक है, कि बाकी सारे कहाँ हम लोग सेट करेंगे। चलो मैं उनको निकाल देता हूँ यहाँ से और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलो ये हो गई यहाँ की सफाई, ये क्या क्लिक। देखो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है CH2Cl2, ठीक है। तो ये जरा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक होगा आपके पास Cl ऐसे, एक होगा Cl ऐसे, एक होगा हाइड्रोजन ऐसे, और एक ऐसे लिख ले, ठीक है। खैर ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। दूसरा ये क्लोरीन है, उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, ये इस तरफ खींचेगा, और कार्बन दोनों हाइड्रोजन की तरफ से खींचेगा। तो ओवरऑल जो होगा उसका साइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट का। तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, मतलब उसका म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो मतलब ज़्यादा लो नहीं होगी, लोवेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इन द सेम केस आप CS3 के लिए भी देख सकते हो ना। तो एक Cl मैं ऊपर दिखा दूँ, बाकी H ऐसे दिखा रहा हूँ। Cl ऊपर की तरफ खींचेगा, बाकी कार्बन भी हाइड्रोजन की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो किस तरफ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। इसका भी म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, और ये भी बहुत ज़्यादा लो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो C डबल बॉन्ड C, ऊपर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, एक CH3 है और एक H है। क्लोरीन ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा, ये भी ऊपर की तरफ खींचेगा। अगर कार्बन CH3 की बात करें तो CH3 ऐसे ऊपर की तरफ ही जाएगा, और ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा कार्बन की तरफ। तो मतलब ओवरऑल है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ ही मिलेगा, है ना। ओवरऑल कैसे मिलेगा, ऊपर की तरफ। तो इसका भी म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, और ये भी हाई होगा, लो नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। बट देखो लास्ट ऑप्शन में क्या दिया है, C डबल बॉन्ड C, HCl CH3Cl। देखो क्लोरीन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ये ऐसे दे रहा है, ये भी ऐसे खींच रहा है ना। देखो सामने सामने आ रहा है और ये सामने सामने खींच रहा है, मतलब इसका म्यू जीरो तो नहीं होगा, बट बहुत 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 कम होगा। इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, बट बहुत ही क्या होगा, लोवेस्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। 6 का जो पर्टिकुलर आंसर है वो होता है D, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, तो इसके बाद हम लोग चलते आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। बोला है बॉन्ड डिस्टेंस, ओके, और डायपोल मोमेंट गिवन है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको निकालना है। यार इसके लिए आपको एक दो फॉर्मूला यूज करने होते हैं। एक होता है आपके पास आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व और डिवाइडेड बाय होता है म्यू आयोनिक इंटू 100, ठीक है। अब म्यू आयोनिक है, उसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज आपके पास कितना होता है सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डिस्टेंस आपको गिवन है जो कि है
9.17 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर। और जब ये पूरा आप वैल्यू पुट करोगे तो वो आपको सेंटीमीटर में ही निकालना है। 1.47 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर। बस मिल गया। तो ऊपर के फॉर्मूला में पुट कर दो। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑब्जर्व। आपने कितना ऑब्जर्व किया है, ये रहा डायपोल मोमेंट ऑब्जर्वेशन वाली, ठीक है, जो कि आपको गिवन होगी 6.104 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय आपने कितना लाया आयोनिक, जो कि है 1.47 इंटू 10⁻29 और इंटू कर दो 100, जो कि नियरली इक्वल टू होता है 41.6% के आसपास। ठीक है, तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो बनेगा ए, 41.5%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, CO3 2- एंड CO2। खैर, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है CO ना। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ऑब्वियसली सबको पता है C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड होता है, तो नियरली कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका 2। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास कौन सा है, CO2 है ना। तो सॉरी, CO2 का निकाला मैंने पहले। ठीक है, CO2 बोला मैंने CO, बट है CO2। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। CO2 का नहीं होगा। अच्छा CO2, हाँ उसी को तो हम ऐसे ही लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो बॉन्ड ऑर्डर तो ऑब्वियसली 2 ही होगा। ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक है आपके पास, एक कौन सा है आपके पास, कौन सा है, हाँ एक है आपके पास CO3 2- आयन। CO3 2- आयन को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चेक करते हैं, है ना। एक C डबल बॉन्ड O, एक O- होता है, एक O- इधर होता है। फिर एक और स्ट्रक्चर मिलेगी C डबल बॉन्ड O, O, O। तो यहाँ पर एक कर दूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस। और इसके बाद C डबल बॉन्ड O, एक ये माइनस एक ये माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कितने मिल रहे हैं, 3। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग बॉन्ड ऑर्डर चेक कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड है आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, और फिर पूछा है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो ऐसे कितने बॉन्ड बना सकते हो, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ऐसे सब में 4 4 ही है, तो 4 और डिवाइडेड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3। ठीक है, तो नियरली इक्वल टू है 1.33 के आसपास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा तो किस में आएगा, CO में आएगा। ठीक है, फिर किस में आएगा, CO2 में आएगा, एंड देन आएगा CO3 2- आयन। तो ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर। और जब भी आपको बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो इसका रिवर्स कर लेना है, जो कि CO3 2- में ज़्यादा होगा देन CO2 देन CO। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, रहेगा ध्यान में। ठीक है, कंप्लीट। चलो तो ये ज़रा ध्यान में रहो। CO में कितना आएगा, CO में आप लोगों ने चेक किया, कार्बन ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन होता है 6 और ये 8, 14 हो जाएगा ना, तो टोटल कितना होगा, 3 होगा। ये मैंने बोलना रह गया मेरा। ठीक है, तो 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1.33 के आसपास है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में जरा यहाँ पर CO3 2- है, वो चेक कर लेना। तो डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बोला है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का आपको देना है ऑर्डर, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सबके बॉन्ड एंगल चेक करने होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पर आप लोगों ने अगर CCl4 का निकाला है तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होता है और उसका होता है 109.5 डिग्री। BF3 है उसका होता है 120 के आसपास, और NO2 प्लस है उसका होता है 180 के आसपास। ठीक है, तो यही है फर्स्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का। बाकी आप सब में चेक करोगे तो नियरली आपको सेम मिलेंगे। जैसे कि आपके पास है NH3 और दूसरा है NCl3, तो दोनों में होता है 107 के आसपास। ठीक है, फिर आपके पास है PCl3 PBr3, उसमें भी नियरली होता है 107 के आसपास। ठीक है, और आपके पास है BrO2 NCl2O2, इनका भी नियरली होता है 110 से लेके 111 तक। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता जितना फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है, इसलिए आपका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर 2 बार ऑप्शन छप गए, खैर हम लोग यहाँ पर एक ही बार लेंगे। ठीक है, चलो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ इसके लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मैकेनिज्म है उसको थोड़ा समझना है, देन हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की सफाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने ही बिगाड़ा है, लिखा है। ठीक है, चलो फिर देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ना। देखो जरा, यहाँ पर आपके पास है एक साइक्लिक ब्यूटेन है जिसके साथ एक कार्बन डबल बॉन्ड CH2 बना रहा है और एक बना रहा है CH3। ठीक, और इसकी रिएक्शन कर रहे हो आप लोग HBr के साथ, तो H प्लस होता है Br माइनस होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको किसको H प्लस को अट्रैक्ट करे, या तो फिर ऐसा समझ लो कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐसा ही समझ लो। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक, हाँ तो यहाँ पे प्लस, चलो ऐसे चला गया। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा पता है, ऐसा। आपको पहले से Br अटैच नहीं करना है, ध्यान रखना। तो एक तो कार्बन हो गया जिसके ऊपर एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 अब हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है रिंग एक्सपांशन, रिंग को एक्सपांड करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और CH3 आ रहा है, तो ये वाले कार्बन को जरा रिंग में ले लो। कौन से वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो ध्यान रखना, यहाँ से होता है रिंग का एक्सपांशन। ठीक है, रिंग रिंग एक्सपांशन ऐसे होगा, ध्यान रखना। ये जो है ना लाइन, ये सीधा यहाँ पे अटैच कर लो, यहाँ पर, और इस वाला पॉजिटिव चार्ज है ना इस कार्बन के ऊपर ला दो। ध्यान रखना कैसे, मैंने ये तो लिखा ही है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन का चार्ज है वो इस वाले कार्बन पे आ गया, और बाकी जो एक कार्बन था उसको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया ये वाले कार्बन से। इस वाले कार्बन को, ब्लैक वाला कार्बन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर है, और पॉजिटिव चार्ज है वो बाकी एक और कार्बन है उसके ऊपर मैंने ला दिया। टोटल आपके पास अभी हो गए 5 कार्बन, और एक है CH3 इधर, और एक है CH3 इधर। ठीक है, फिर आपको करना है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट करोगे आपका आंसर ये होगा। देखो 5 कार्बन तो वैसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मिथाइल शिफ्ट करोगे तो एक कार्बन, एक CH3 इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और चार्ज खत्म हो जाएगा। तो एक तो CH3 आ गया ऐसे ऊपर, एक आ गया पॉजिटिव चार्ज इधर, और एक के साथ है आपके पास CH3। क्या समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है, सिंपल, हाँ Br को अटैच कर लेना है। तो जैसे ही Br को अटैच करोगे आपका ये आंसर बन जाएगा, है ना। एक तो आपके पास CH3 है, पॉजिटिव के साथ एक Br अटैच हो गया, और ये एक तो CH3 था। यार देख लो ऑप्शन में ऐसा कौन सा आंसर है जो एक के साथ आपके पास CH3 दिखाई दो, एक के Br दिखाई दे। ये तो होगा नहीं बेंजीन रिंग वाला, इसमें देखो Br अलग जगह है, वो नहीं होगा। तो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। यार आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद आपको चेक करना है 11। देखो 11 में चेक करना है कौन सी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस ट्रांस चेक कर लो, है ना। यहाँ से मैं आपको परफेक्ट आंसर बता देता हूँ जो कि है आपका होगा बॉम्बे। जैसे आप उसका स्ट्रक्चर चेक करोगे
आपको सिस ट्रांस देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप आप ये चेक करोगे ड्रॉ करके, है ना। चलो इसके बाद, क्योंकि इजी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, इसके लिए थोड़ी मैं जगह बना लूँ इधर। ओके, ठीक है। अब ध्यान रखो, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर बाय एडिशन ऑफ वाटर HgSO4H। मतलब यहाँ पे टोटोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स है ना, जो कि टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जरा ध्यान रखना। देखो आपके पास एक फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, जो कि ये कंपाउंड बना होगा किसमें से, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, है ना। जैसे ही आप इस कंपाउंड का Hg2+ और टोटोमेरिज्म करोगे, ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो आपको मेथड पता है, एक की जगह OH ऐड करना है, एक की जगह H+ ऐड करना है, एंड देन आपको क्या करना है, हाँ H+ साइड में डोनेट करना है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करना है। ठीक, वही आपको कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो है वो किसी से भी नहीं बन सकता, ध्यान रखना, क्योंकि वो हाइड्रोजन शिफ्ट करने के लिए उसके पास ऐसा कोई नहीं है कार्बन। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो सेकंड ही है ऑप्शन वो, जहां से आप Hg2+ और H2SO4 साथ के रिएक्ट करके एक परफेक्ट अल्केनेन में से कंपाउंड वो नहीं बना सकते। ठीक है, ये सी वाला किस में से बना सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आप बना सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड CH से, और ये आप लोग बना सकते हो, आपने पहचान ही लिया होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, C D और A आप लोग बना सकते हो, बट बॉम्बे वाला आप लोग नहीं बना सकते। इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, बॉम्बे होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चेक कर लो कौन सा एरोमेटिक है, ये भी नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका एक होगा एरोमेटिक, और वो एक कैसा है, परफेक्ट स्टेबल कंपाउंड है। तो आपका परफेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ए होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सा होगा, बॉम्बे होगा। ठीक चलो फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है वो आप थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करें कि हाँ इसका आंसर मुझे कैसे लाना है। ठीक है, चलो तो लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना। चलो मेरे पास एक कंपाउंड है, ये रहा, डबल बॉन्ड O, और एक हो गया आपके पास Cl। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कर रहे हो, HBr के साथ रिएक्ट कर रहे हो, अल्कोहलिक KOH आपको बाद में ऐड करना है। जैसे आप HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर प्रोसेस होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये Cl हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर एक Br अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये अल्कोहलिक KOH है ना, हाँ, तो अब जैसे अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे तो आपका कंपाउंड है ना कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि दोनों जगह से मुझे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड हो, डबल इधर होगा डबल बॉन्ड हो, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से निकालना है। और अगर मैं सीधा बेंजीन रिंग की तरह लिखूं, मतलब टोटोमराइज करके, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, OH की फॉर्म में। ठीक है, तो बस चेक कर लो कहीं पर ऐसा आंसर दिखाई दे रहा है या नहीं, है ना। तो देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, OH वाला क्लोरीन वाला भी नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन ए है
जो कि आपको एक टोटोमराइज के साथ एक परफेक्ट आंसर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बोला है एक्सिस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट 125 डिग्री, विच वन मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट कौन शो करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो सिंपल आपके पास एक आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आइसोब्यूटेन का, चलो मैं निकाल देता हूँ, CH3 CH CH3 और CH2, यही होता है CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जैसे ही करोगे तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है, आपको ऐसा हाइड्रोजन फाइंड करना है जहां से है ना 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ऐसा कुछ बने। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपको एक 3 डिग्री अल्केन देगा, कार्बोकेटाइन वाला। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या बन सकती है, Br CH3 CH3, हाइड्रोजन निकालो, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड देन Br अटैच कर लो, बस यही है आपकी मेजर प्रोडक्ट। जो कि पर्टिकुलर आंसर कौन सा होगा, डी होगा। समझ में आ गया। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में क्या करना है, आपको बोला गया है एक कंपाउंड चूज करना है। इसमें से आपको बनाना क्या है, ट्रांस जो है स्पीसी, इसमें से आपको बनाना है सीस स्पीसीज बनानी है। ठीक है, चलो तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी पहले जगह बना लेता हूँ। ये जगह बनाओगे तभी पता चलेगा। स्ट्रक्चर भी तो ड्रॉ करना है। ओके, तो आपके पास है पीएच, तो मैं इसको थोड़ा सजा के लिखता हूँ ऐसे, पीएच सी डबल बॉन्ड सी एच एच एंड CH3। क्या ये आपके पास ट्रांस है, हाँ। ट्रांस बनाने के लिए आपको सामने सामने क्या होना चाहिए, एच। चलो इसमें से आपको बनाना है सीस। तो देखो सबसे पहले क्या है, Br2 हाँ खैर Br2 तो ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग Br2 ऐड करोगे तो आपका कंपाउंड बनेगा पीएच। यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है ही, इसके साथ एक Br अटैच होगा, देन इस कार्बन के साथ Br अटैच होगा, देन H, देन CH3। ठीक है, फिर आप लोग करोगे उसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से हाँ Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग साथ में और क्या ऐड कर रहे हो, NaNH2, जो कि क्या करेगा ना, हाइड्रोजन लेके जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा P C ट्रिपल बॉन्ड CH3। क्या मेरी बात समझ में आ गई। एंड देन आप लोग लिनलार कैटालिस्ट यूज करोगे, तो आपके पास कंपाउंड कौन सा होगा, हाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देना और डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो PH C डबल बॉन्ड C, ऊपर एक CH3 आएगा और दोनों तरफ क्या आ जाएंगे H, जो कि आपका क्या होगा, सीस होगा। तो देखो ट्रांस में से आपने क्या बना दिया, सीस बना दिया। किसके कारण, तो पहले तो आपने Br8 किया, हाँ ओके। फिर अल्कोहलिक KOH इसमें भी है, इसमें भी है। फिर NH2 बट आपने यूज किया है H2 लिनलार कैटालिस्ट। ठीक है, तो बस आपको भी बॉम्बे ऑप्शन ध्यान में रखना है। यहाँ से आप लोग क्या बना सकते हो, हाँ बना सकते हो ना, वेरी गुड। चलो इसके बाद हम लोग चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। वाह वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेंजीन में कितनी होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बेंजीन पहले ड्रॉ करो बहुत अच्छे से। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई, तो वो होते 6। sp2 हाइब्रिडाइज कितने हैं टोटल, तो वो होते 1 2 3। 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना आएगा। खैर आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी, हाँ 18 हो जाएगी ना। तो आपका परफेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। बोला है विन
इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। जहां पर डेल्टा Ng की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, वहां Kp नॉट इज इक्वल टू Kc है। ठीक है, तो बस वही आपको चेक करना है। देखो लास्ट ऑप्शन से चलते चलो, 2 है, इधर भी 1 और 1, तो इसमें डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। NO2 SO2 NO2 SO2, तो इसमें भी क्या होगा डेल्टा Ng 0 होगा, इसमें भी क्या होगा डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 0, बट यहाँ पर डेल्टा Ng नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 2 - 3 होगा, दैट इज -1 होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये है जिसमें Kp क्या है नॉट इज इक्वल टू Kc है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, और आपको रिलेशन बताना है K1 और K2 में, या K1 K2, ओके जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पहली जो रिएक्शन है इसके लिए आपके पास K1 है ऑलरेडी। अब दूसरी रिएक्शन जरा चेक करो, दूसरी रिएक्शन को क्या किया है उल्टा किया है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन को क्या किया है उल्टा, मतलब अगर मुझे इसका K2 निकालना है तो जो K1 वाली रिएक्शन थी उसको उल्टा किया, तो चलो मैंने पहले उल्टा किया तो नीचे लिखते हैं, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो उसका पावर कितना हो जाएगा 3 + 3। अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर करो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्यूब करते हैं। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा K1 माइनस, बस आपका आंसर आ गया K2 इज इक्वल टू K1 रेज़ टू -3। सी आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी को क्या करना है आंसर में ले लेना है। ठीक है, चलो इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 20 बोला है 2NOCl गिव्स 2NO + Cl2 है ना, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, 2NOCl विल रिएक्ट विद 2NO + Cl2 गैस। ठीक है, अब ध्यान रखना थोड़ा, ओके चलो T इज इक्वल टू 0 टाइम पे बोला है कि अन एक्सपेरिमेंट 2 moles ऑफ NOCl was placed in 1 liter flask and the concentration of NO after equilibrium established 0.4। मतलब जब T इज इक्वल टू 0 मतलब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तब उसके जो मोल है वो कितने हैं 2 moles है, तब ये कितने होंगे 0 0। बट T इज इक्वल टू T मतलब 8 इक्विलिब्रियम, ये आपको टोटल कितना मिला है 0.4। इसका मतलब 2 के हिसाब से 2 है, तो 2 में से भी कितना गया होगा 0.4 ही गया होगा, और 2 में से 1 बन रहा है तो 0.4 के हिसाब से कितना बनेगा 0.2। तो Kc कितना हो जाएगा, तो NO का स्क्वायर फिर Cl2 आएगा और नीचे आएगा NOCl का होल स्क्वायर। NO स्क्वायर मतलब ये रहा, ये हो गया आपके पास 0.4 इंटू 0.4 और Cl2 0.2, और नीचे क्या आएगा 1.6 होगा ना, तो 1.6 का स्क्वायर करना है, जो कि नियरली इक्वल टू होता है 0.0125 के आसपास। ठीक है, तो आपका परफेक्ट आंसर कौन सा बनने वाला है, ये बनने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यार आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, पहले से NO आपको गिवन था, तो बस 2 के हिसाब से 2 चलना है, ये ध्यान रखना थोड़ी रिएक्शन में, ओके ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है 4 moles argon and 5 moles of PCl5 are introduced into evacuated flask of 100 liter capacity at 610 Kelvin. System is allowed to equilibrate। अब देखो आर्गोन एक नॉन रिएक्टिव गैस है ना, तो PCl5 ही डिकम्पोज हो सकता है, और PCl5 जो कि डिकम्पोज होके क्या बनाएगा PCl3 + Cl2। बट पिक्चर में और कौन आ रहा है आर्गोन आ रहा है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा पी टोटल फाइंड करना पड़ेगा ना, तो बस इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा PV = nRT। ठीक है, चलो मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए इसको इधर लिख लेता हूँ साइड में, क्योंकि मुझे रिएक्शन की जरूरत है। तो PV = क्या होगा nRT ना, तो P टोटल, बाद में इसका टोटल मिक्सचर भी फाइंड किया गया है,
बट मुझे कौन सा टोटल प्रेशर फाइंड करना है कि जब आर्गन और PCl3 PCl5 साथ में होंगे तब आपको प्रेशर कितना मिलता है टोटल। ठीक है, तो nRT बाय कितना मिलेगा V। n कितना है आपके पास, बोलो बोलो। हाँ, 5 मत लिखना, 5 और 4 टोटल 9 मोल है आपके पास, क्योंकि आर्गन के भी मोल अंदर है। फिर आप लोग लोगे 0.082 और फिर आपके पास कितना है टेम्परेचर 610 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 100 लीटर कैपेसिटी, जो कि नियरली इक्वल टू होगा 4.5 ATM के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लो प्रेशर ऑफ PCl5 जो कि कितना होगा, तो PCl5 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 4.5 जो कि नियरली इक्वल टू होता है 2.5 ATM। ना ये PCl5 का प्रेशर आ गया, इनिशियल प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेशर ऑफ आर्गन ये कितना होगा, इसके 4 मोल्स है, नीचे टोटल 9 इंटू 4.5, तो ये नियरली इक्वल होता है, हाँ यहाँ से उड़ जाएगा ना, तो होगा 2 ATM। ठीक है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट इसके कुछ ना कुछ तो मोल्स और प्रेशर तो है जो कि आपको लास्ट में लिखना है। खैर, अब आ जाओ रिएक्शन में। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसका प्रेशर कितना है 2.5। अभी हमको पता चल गया है कि हाँ इसका 2.5 ATM है। यहाँ से कितना बना रहा है 0 टाइम पे, तो 0। T इज इक्वल टू T टाइम पे 2.5 में से कितना जाएगा, खैर हमको कैसे पता होगा, x इतना जाएगा तो बनाएगा x और x। तो अब ये P टोटल कितना आएगा, वो आएगा 2.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, और हाँ एक बात और मत भूलना, इस P टोटल में इस आर्गन का भी टोटल प्रेशर है, तो यहाँ पर आएगा प्रेशर ऑफ आर्गन, बस ये ध्यान में रखने की बात थी। ठीक है, अब P टोटल इक्विलिब्रियम आपको दिया है कितना है 6, ये x x उड़ गया, ओके 2.5 और ये कितना है 2, 4.5 प्लस एक्स, तो यहाँ से x आपको कितना मिलेगा, हाँ तो 6 माइनस 4.5 होगा जो कि होगा 1.5 के इक्वल। ठीक है, तो बस x आपको मिल गया यहाँ से इक्विलिब्रियम पे। तो प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा, तो 2.5 माइनस एक्स दैट इज 2.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, सॉरी 0 में से 1 गया तो 1, अब 1 ही होगा ना, हाँ ठीक है, तो 1.0 के आसपास आएगा। ठीक है, चलो प्रेशर ऑफ आपके पास है PCl3 वो कितना है x, तो वो होगा नियरली 1.5 और प्रेशर ऑफ PCl2 जो कि होगा 1.5। तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है Kp, तो Kp इज इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। PCl3 आपके पास कितना है 1.5, ये भी आपके पास कितना है 1.5 और ये हो गया आपके पास 1। टोटल आपका आंसर होगा 2.25। क्वेरी करना है, 2 पॉइंट निकालना है, बस आपका परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 2.25। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक और गैस आ गया था जिसका नाम है आर्गन, जो कि होता है नॉन रिएक्टिव। अगर आप उसको रिएक्शन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका भी प्रेशर आपको मेजर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली PCl5 के मोल से कैलकुलेट किया है तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग एक इनर्ट गैस भी ऐड कर रहे हो। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोला है, इसके लिए भी थोड़ा जगह है ही ऑलरेडी। ओके, A vessel of 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 ATM। इसका प्रेशर आपको गिवन है। Some of the CO2 is converted into CO on the addition of graphite। मतलब CO2 में से क्या बन रहा है, CO बन रहा है। ओके, मतलब वो रिएक्शन के लिए बोला है। If the total pressure of equilibrium 0.8 तो Kp फाइंड करो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा ये तो देखो, हाँ अगर आप लोगों को रिएक्शन समझ में नहीं आई तो फिर आप लोग गपला कर सकते हो इधर। ठीक है, इक्विलिब्रियम विद 2 CO, क्योंकि 2 कार्बन है 2 ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 गैस है, CO भी गैस है, बट कार्बन क्या है, सॉलिड। जब भी आप इक्विलिब्रियम या इनिशियल मोल्स उसके ऐड करें तब इस कार्बन को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हम लोग कभी भी वहां पर
ना उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते, उसके मोल हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ गैसियस के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये कितना हो जाएगा, 0.5 दिया है ना, ओके 0.5, तब इसका तो कुछ लेना ही नहीं है, तब ये कितना है 0। अब t में से t मतलब एट इक्विलिब्रियम कितना जाएगा, समझ लो x जितना जा रहा है, यहाँ पे कितना बनेगा 2x जितना बनेगा। ठीक है पता है इस कार्बन जब ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हो, हाँ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी दे दी ओके, ये अभी आपके पास प्रेशर है। ठीक है, तो पी टोटल कितना हो जाएगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x। पी टोटल है आपके पास 0.8 इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, एक्स आपके पास हो गया कितना 0. कितना हो जाएगा 0.3 atm। ठीक है, बस यहाँ से प्रेशर ऑफ CO2 निकाल दो जो कि होता है 0.5 माइनस 0.3 दैट इज 0.2 atm। ठीक है कार्बन तो लेना नहीं है, फिर प्रेशर ऑफ CO निकाल दो, 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6। अब निकाल दो Kp, तो CO का क्या करना है स्क्वायर और नीचे आएगा CO2, CO का स्क्वायर करो तो 0.6 इंटू 0.6 और नीचे आएगा 0.2, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट, ये 3 3 6 18 1.8 आपका आंसर होना चाहिए। यस है आपके पास 1.8 आपका क्या हो जाएगा Kp हो जाएगा, जो कि आ रहा है A। ठीक है, तो 1.8 आपको परफेक्टली याद ही रखना है। ठीक है, हो जाएगा। चल इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 23। ठीक, चल अब इसके लिए थोड़ी जगह बना लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। तो ये जो आई होप आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है, समझ लिया होगा। मैं थोड़ी सी जगह इधर बना लेता हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो फिर सफाई सफाई फटाफट हो जाओ। ओके, हो गई। ठीक, क्वेश्चन में बोला है ए बी सी और डी जिसका के सी आपको गिवन है, स्टार्टिंग विथ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ए बी सी डी ऑल इक्वल टू 1 मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम आपको फाइंड करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लिखना है ए प्लस बी, सारे गैसियस ही ऐसा समझ लो, सी प्लस डी, सबकी टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल 1 मोलर कंसंट्रेशन है। एट इक्विलिब्रियम 1 में से x गया, 1 में से x गया, तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये आपको ध्यान यार। केसी फाइंड करोगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो दोनों सेम है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ये होल स्क्वायर इधर जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो बन गया 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सामने मल्टीप्लाई करो तो 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 10 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 11x, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 11, x आ गया। आपको तो क्या फाइंड करना है d, तो कंसंट्रेशन ऑफ d इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 9 बाई 11 ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 11, जो कि नियरली इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, हाँ 0 पॉइंट ये नियरली इसके इक्वल होगा 20 अपॉन 100 कर लो, 100 ये हो गया 9.018, 1.8 वाला आंसर कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला, जब पॉइंट निकाल दोगे तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 23 में कौन सा आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके पास इसके बेस, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। एक रिएक्शन आपको गिवन है जिसका केसी केपी गिवन है, सिर्फ टेम्परेचर फाइंड करना है। खैर इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो हाँ डेल्टा जी इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा जी इधर कहाँ आएगा, इधर को के सी इज केपी इज इक्वल टू के सी
RT रेज टू डेल्टा NG, ठीक है। KP आपके पास कितना है 600.1, KC आपके पास है 20.4, R की वैल्यू आपको कितना लेना है, हाँ ATM में है बस, तो 0.0821 ले लो या 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टेम्परेचर, और 2 में से 1 गया तो डेल्टा NG आपके पास कितना आ जाएगा 1। 600.1 डिवाइडेड बाय 20.4 इंटू 0.083, ठीक है। जैसे आप लोग ये पुट करोगे तो आपका नियरली आंसर आएगा 354 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो आपका परफेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, C बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है, इसके बेस 25 पूछा है, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंजेस एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शंस। देखो स्टैंडर्ड आपको गिवन है, चलो मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दे दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको चेक करना है QC KC ना। क्या दिया है स्टैंडर्ड, क्या दिया है स्टैंडर्ड, क्या दिया है स्टैंडर्ड, क्या दिया है स्टैंडर्ड, यस डेल्टा G होगा, ठीक है। डेल्टा G की वैल्यू है आपके पास 2494.2 जूल। फिर आपके पास एक इक्वेशन है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln KC, या K इक्विलिब्रियम जो भी बोलो, या K ln Q बोलते हैं, कोई लोग ln इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। चलो पहले तो मुझे जो एट गिवन टाइम, मतलब जिस टाइम पे मुझे ये कंसंट्रेशन दी गई है, उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है, ठीक है। तो Q देखो रिएक्शन में क्या होगा, तो B की कंसंट्रेशन है, C की कंसंट्रेशन है, और A का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। B की कंसंट्रेशन है आपके पास 2, C की कंसंट्रेशन है 1/2, और A की कंसंट्रेशन है 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और Q की वैल्यू टोटल कितनी आएगी आपके पास निकल के 4, ठीक है। अब आपको चेक करना है K इक्विलिब्रियम। आप लोगों को पता है अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर QC से ज्यादा है तो वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से, मतलब Q की वैल्यू ज्यादा है K इक्विलिब्रियम से, तो वो होता है आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बस आपने Q निकाल दिया है, अब किसकी बारी है, K इक्विलिब्रियम की बारी है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो जब भी आप लोग ये निकालोगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट आपको गिवन है 2494.2 प्लस R की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, तो कि गिवन है 8.314 इंटू टेम्परेचर है ना 300 केल्विन, और आपके पास आएगा ln, और वो कितना होता है, कंसंट्रेशन लोगे ना तो ln Q ले लो, है ना, या तो फिर आप लोगों को सीधा कितना लेना है 4, क्योंकि Q की वैल्यू भी 4 ही आई है। यहाँ से आप लोग अगर डेल्टा G निकालोगे तो वो वैल्यू निकल के आती है 28747.27, जो कि होती है पॉजिटिव, ठीक है। अब डेल्टा G पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कैसा है, लोअर है, तभी डेल्टा G क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि यहाँ पर Q जीत गया है किससे, K इक्विलिब्रियम से। अगर Q ज्यादा है किससे, Q इक्विलिब्रियम से, इसका मतलब ये किस तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो आपका परफेक्ट आंसर होगा इन दिस केस रिवर्स डायरेक्शन, Q क्योंकि ज्यादा है किससे, KC से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका आप लोगों ने सॉल्यूशन किया है, ठीक है। आई होप पूरा सॉल्यूशन आप लोगों ने तमीज से देखा होगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट मेगा टेस्ट के सॉल्यूशन के लिए, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।